नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में हीगल की जो मान्यताएं हैं, विशेष रूप से द्वंद्व के बारे में हीगल की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा की थी। हीगल जो है वो विचार को और आत्मा को अपने सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विश्व के विकास को समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स के सिद्धांत पर हीगल के द्वंद्व की छाया दिखाई देती है। यानी मार्क्स पर हीगल का बहुत गहरा प्रभाव था जब उन्होंने भौतिकवाद की चर्चा की या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से विकास को समझाने का प्रयास किया। मार्क्स ने लेकिन हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी, परंतु उसके आधार या कारण को, जो कि आत्मा या निरपेक्ष विचार था, उसे वो पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। यानी मार्क्स ये तो मानते हैं कि द्वंद्व के कारण विकास होता है, परंतु आत्मा या निरपेक्ष विचार जो है उसके सिद्धांत को वो नहीं स्वीकार करते। इसे अस्वीकार करने का प्रमुख कारण यह है कि मार्क्स ये मानते हैं कि हीगल ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में वास्तविक एवं प्रयोग सिद्ध तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। मार्क्स मानते हैं कि जो एक वस्तुनिष्ठ और भौतिक दुनिया होती है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है, उसकी हीगल ने अवहेलना की है। वो कहते हैं कि अपने हष्ट-पुष्ट बनने के लिए या जीविका पालन के जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं, उनसे मस्तिष्क के साथ शरीर का विकास होता है, और शरीर के विकास से ही कोई पदार्थ का जन्म होता है, और शरीर के विकास से ही मस्तिष्क का और विचारों का विकास होता है। परंतु हीगल ने इस चीज़ को पूर्णतः नकार दिया है। हीगल उस दुनिया को भी भूल गए जिससे उन्हें अपने विचार एवं अपने नियम बनाने की अंतर्वस्तु प्राप्त हुई। ये वास्तविक दुनिया जो थी उसे हीगल ने अपने दर्शन में बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। मार्क्स यही कारण है कि पदार्थ पर और जो वस्तुनिष्ठता है, भौतिकवाद है, उसके ऊपर अधिक बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि भौतिक संसार को ही द्वंद्ववाद का कारण माना जाए, क्योंकि भौतिक संसार में ही पदार्थ होता है और पदार्थ के कारण ही द्वंद्व का विकास होता है। अतः मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो हीगल के द्वंद्ववाद का उल्टा हम कह सकते हैं। मार्क्स ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से न केवल भिन्न है बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत है। हीगल के लिए चिंतन की प्रक्रिया, जिसे उन्होंने विचार का नाम देकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में बदल दिया है, वास्तविक जगत का सृजन करता है, और वास्तविक जगत विचार का बाह्य रूप है। इसके विपरीत मेरे लिए आदर्श मानव के मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिंबित और विचार के रूप में परिवर्तित भौतिक जगत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यानी हीगल जहाँ विचारों पर अत्यधिक बल देते हैं, मार्क्स बात करते हैं भौतिक जगत की, वस्तु की, पदार्थ की। मार्क्स के अपने शब्दों में वो कहते हैं कि हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। ये मार्क्स के अपने शब्द हैं जो उन्होंने दास कैपिटल में कहे हैं। वो कहते हैं कि हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटे में छिपे हुए तार्किक तत्व को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा। यानी मार्क्स के अनुसार हीगल का द्वंद्ववाद बिल्कुल उल्टा है। अगर हमें उसे समझना है तो हमें उसे पैर के बल पर खड़ा करना पड़ेगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। मार्क्स ने हीगल के इतिहास दर्शन का जो आधारभूत तत्व था, विचारों की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ आइडियाज, उसे अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक कहकर पूर्णतः अस्वीकार किया है। मार्क्स कहते हैं कि तार्किक एवं श्रेष्ठ विचार की जो कल्पना हीगल ने की है वो वास्तव में एक रहस्यवादी विचार है। उसे देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता।
विचार का मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात की जांच नहीं की जा सकती। एक रहस्यमय विचार है, वो वैज्ञानिक नहीं है। भौतिक एवं रसायन विज्ञानों की भांति मार्क्स जो है वो सामाजिक क्षेत्र में केवल उस जगत को वैज्ञानिक मानते हैं जो कि दिखाई देता है, जो कि स्पर्श किया जा सकता है, जिसकी जांच की जा सकती है। मार्क्स के लिए जो भौतिक पदार्थ हैं, कोई मिट्टी है, पत्थर है, ये सब सत्य हैं और अदृश्य विचार या विश्वास ये सत्य नहीं है। मार्क्स मानते हैं कि पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व पहले है तथा आत्मा, विचार और चेतना उसके बाद में है। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो सबसे पहली ज़रूरत है बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो सब पदार्थ हैं। जब हमें पदार्थ मिलेगा उसके बाद ही व्यक्ति चिंतनशील हो सकता है, उसके बाद ही विचार आ सकता है। तो भौतिकवाद का विचार यह है कि अस्तित्व प्राथमिक है और वही चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स स्वयं को हीगल से नहीं जोड़ते हैं, हालांकि वो हीगल से प्रेरित हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे विकास की व्याख्या हीगल की व्याख्या नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक भौतिकवादी हूं और हीगल जो हैं वो आदर्शवादी हैं। मार्क्स का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटनाक्रम को समझने का तरीका द्वंद्ववादी है। बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्क्स जो है वो निर्धारणवादी अप्रोच है उनकी, आर्थिक निर्धारणवादी, यानी हर चीज़ को वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यहाँ पर द्वंद्व को समझने के लिए उन्होंने भौतिक या पदार्थ परिप्रेक्ष्य अपनाया है। उनका जो घटनाक्रम है, प्रकृति का जो घटनाक्रम है, उसे समझने के लिए तरीका द्वंद्ववादी है, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और उससे सिंथेसिस बनना। परंतु वो विचार की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पदार्थ की। संक्षेप में मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो ये मानता है कि विश्व का निर्माण आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियां पाई जाती है जिनके कारण द्वंद्व या संघर्ष होता है और धीरे धीरे विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। पदार्थ गतिशील होता है, निरंतर प्रवाहमय होता है। मार्क्स ने इन्हीं सतत नियमों और प्रयोगों के आधार पर समाजवाद, सोशलिज्म की भी कल्पना की थी और मानवता के विज्ञान का उल्लेख किया था। अब हम बात करते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रमुख लक्षणों की। सबसे पहले मार्क्स भी जैसे हीगल ने कहा है उसी हिसाब से वो भी कहते हैं, परंतु वो वस्तु की बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है, परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है, कोई भी वस्तु जो है वो स्थिर नहीं रहती, इसमें बहाव है, गति है और निरंतरता भी। अतः जड़ता या स्थिरता प्रकृति की दशा नहीं है। एंजल्स जो थे मार्क्स के सहकर्मी भी और उनके परम मित्र, उनका कहना है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील और परिवर्तनशील मानता है। एंजल्स कहते हैं समस्त प्रकृति छोटे से लेकर बड़े तक, बालू के कण से लेकर सूर्य तक, वाहकाणु से लेकर व्यक्ति तक आने और चले जाने की एक निरंतर स्थिति में, निरंतर प्रवाह में, अनवरत गति तथा परिवर्तन की स्थिति में है। विकास प्रकृति का नियम है और यह विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ जो है वो निष्क्रिय नहीं होता बल्कि सक्रिय होता है। मार्क्स का मानना है कि किसी भी वस्तु में दो तत्व मौजूद होते हैं, एक वस्तु की निरंतरता को बनाए रखता है और दूसरा निरंतरता का विरोध करता है। यानी एक जो निरंतरता बनाए रखता है वो वाद है, जो विरोध करता है वो प्रतिवाद है। और पदार्थ में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है और यह संघर्ष ही पदार्थ को आगे बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर सभी वस्तुएं या पदार्थ जो है वो गतिशील माने हैं मार्क्स ने। दूसरी बात वो कहते हैं पदार्थ जो है वो विश्व का मूल है। पदार्थ विश्व का मूल है और एक वास्तविकता है। समस्त विश्व पदार्थ से ही बना है। अंतिम वास्तविकता भौतिक जगत है, न कि आत्मा का विचार। चेतना जो है वो कोई प्रभावशाली तत्व न होकर पदार्थ के अधीन ही होती है, यानी
चेतना का जन्म भी पदार्थ से होता है। मनुष्य में जो भी चेतना है वह पदार्थ के कारण ही होती है। पदार्थ ही पहली और अंतिम वास्तविकता है। चेतना के स्वरूप को पदार्थ निश्चित करता है, न कि चेतना पदार्थ के स्वरूप को निश्चित करती है। तो इस प्रकार मार्क्स पदार्थ पर अत्यधिक बल देते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि समस्त विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी विश्व का जो भी समूचा विकास है उसमें वाद प्रतिवाद और उन दोनों के संघर्ष के माध्यम से संवाद की स्थिति आना, यही विकास का मूल है। ये संघर्ष ही विकास का मूल है। संघर्ष से मुंह मोड़ना विकास के क्रम को पीछे धकेलना है। यानी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस संघर्ष को स्वीकार करना ही पड़ेगा। संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं है। और संघर्ष जो है वो भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में होता है। एक अन्य जो विशेषता है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, वो कहते हैं कि विकास सर्पिल रूप में होता है, स्पाइरल रूप में होता है, टेढ़े मेढ़े रूप में होता है। जैसे एक सांप जब चलता है तो वो लहराता हुआ सा चलता है, आड़ा टेढ़ा, ठीक इसी प्रकार विकास जो है वो भी सर्पिल तरीके से होता है। विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, परंतु बाद में वो अवस्था भी आती है कि जब मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पानी को गर्म किया जाए तो पहले वो धीरे धीरे गर्म होता है, बाद में वो भाप बन जाता है। यानी पहले तो पानी पानी ही है, उसका मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। यही द्वंद्वादी विकास की प्रक्रिया है। सभी समाजों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकास का यही क्रम होता है। पूंजीवादी समाज में, क्योंकि मार्क्स पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं, आर्थिक आधार की बात करते हैं, तो उन्होंने मालिकों और मजदूरों के बीच में इसी प्रकार के संघर्ष की बात की है, जो कि अल्टीमेटली एक क्रांति के रूप में बदल जाती है। यानी प्रारंभ में छोटे मोटे संघर्ष होते हैं और फिर एक क्रांति जन्म लेती है, जो कि उस द्वंद्व का सर्वोच्च स्वरूप होता है। मार्क्स ये भी कहते हैं कि प्राकृतिक जगत जो है वो आर्थिक तत्वों पर आधारित है। यानी समूचा विश्व, समूचा प्राकृतिक जगत जो है वो आर्थिक पदार्थों पर, आर्थिक तत्वों पर आधारित है। वही विश्व की नियंत्रक शक्ति है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था जो है वही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियां, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियां हैं। इसी आधार पर मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी व्याख्या की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग समय काल में किस प्रकार की उत्पादन विधियां थी, उसके आधार पर उत्पादन संबंधों को समझने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं इन्हीं में संघर्ष के कारण एक नया युग या एक नया काल सामने आता है। जब उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है और फलस्वरूप विकास होता है। यानी कुल मिलाकर मार्क्स का जो मेजर एम्फेसिस है वो आर्थिक तत्वों पर और पदार्थ पर है। निष्कर्षतः हम इन सारी विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ को मानता है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर अनेक रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है और वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। विकास की प्रक्रिया सीधी और सरल नहीं होती और एक बिंदु पर आकर उसमें एक तीव्र विस्फोट भी हो सकता है, और यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन में क्रांति लाती है और इसे हम कभी टाल नहीं सकते। यानी ये अपरिहार्य है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जबकि क्रांति के रूप में कोई भी परिवर्तन हमारे सामने आएगा ही आएगा। और प्रत्येक क्रांति के बाद नवीन सामाजिक अवस्था भी जन्म लेगी। प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म देता है। यानी हर वाद स्वयं उसी में अपने जो कुछ निहित गुण होते हैं उसके कारण प्रतिवाद को जन्म देता है। वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और इसी में परिवर्तन या विकास का समस्त रहस्य छिपा हुआ है।
यह नियम मार्क्स ये मानते हैं कि प्रकृति और समाज सभी पर लागू होता है, यानी प्रकृति में भी इसी आधार पर परिवर्तन होते हैं और समाज जो है उसमें भी इसी आधार पर परिवर्तन होता है। इससे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रांतिकारी स्वरूप जो है वो स्पष्ट होता है। तो कुल मिलाकर मार्क्स जो है वो पदार्थ में और आर्थिक तत्वों में, आर्थिक संबंधों में, उत्पादन संबंधों में, इनमें द्वंद्व के बारे में चर्चा करते हैं और वो कहते हैं इसी द्वंद्व के कारण समाज का विकास होता आया है। धन्यवाद।